हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक एक करके आज से कवर करेंगे। हर एक टॉपिक को, ठीक है, लेसन वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है, और चैप्टर वाइज। तो आज के क्लास नंबर 1 है। तो आज हम बता देना चाहते हैं कि आज के क्लास नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नंबर 1 में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, ठीक है, कि भारत में यूरोपियों तथा यूरोपीय कंपनियों के आगमन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 15वीं सदी का यूरोप कैसा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्को डी गामा के एंट्री। तो वास्को डी गामा के एंट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों के भारत आगमन का उद्देश्य। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर डेनिश की कंपनी के बारे में, ठीक है। तो आज के क्लास नंबर 1 में हम इतना सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 15वीं सदी का यूरोप कैसा था, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये एशिया है, और इधर ये वाला यूरोप है, और ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये हमारा रहा यहाँ पे भारत, ठीक है। देखिए 15वीं सदी में यहाँ पे कुस्तुनतुनिया थी, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का 15वीं सदी में अधिकार हो गया था, ठीक है, जिससे यहाँ का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। तो ब्लॉक करने की वजह से जो यूरोप वासियों का जो भारत है, यहाँ पे एशिया में भारत में व्यापार करने का मार्ग बंद हो गया था, ठीक है, रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण तो ये है कि उस समय के यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, ठीक है। इस दौर में नए नए आविष्कार होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, और यह आविष्कार भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। ओके, तो इन दोनों कारणों से भारत में यूरोप वासियों का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अब भारत का रास्ता कैसे खोजा गया, ठीक है, तो उसके लिए अब आगे देखिए। लेकिन यहाँ पे फ्रांस एक है, यहाँ पे स्पेन है, स्पेन के नीचे यहाँ पे पुर्तगाल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेन के लोग ने यहाँ पे रुचि दिखाई भारत के मार्ग खोजने के लिए, ठीक है। तो स्पेन से सबसे पहले निकला कोलंबस। तो कोलंबस निकला भारत के रास्ता खोजने के लिए, लेकिन ये खोज दिए अमेरिका को, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद पुर्तगाल से यहाँ पे एक आए थे बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। तो बार्थोलोमियो डियाज ने पुर्तगाल से आए थे। तो ये सबसे पहले पुर्तगाल से आते वक्त यहाँ पे अफ्रीका के एक तट पे पहुँचे थे, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो बार्थोलोमियो डियाज ने सबसे पहले अफ्रीका के इस तट पे पहुँचे थे, केप ऑफ गुड होप के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो केप ऑफ गुड होप के पास बार्थोलोमियो डियाज ने यहाँ पे पहुँचने के बाद वापस लौट गए थे, कहाँ, पुर्तगाल, ठीक है। फिर पुर्तगाल से एक आए वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के पास आसानी से पहुंच गए, क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज ने यहाँ तक के रास्ता खोज रखा था, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ तक के रास्ता बता दिए थे। तो पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आए, तो यहाँ केप ऑफ गुड होप के पास आसानी से पहुँच गए, ठीक है। जो वास्को डी गामा है, केप ऑफ गुड होप के पास जब यहाँ पे पहुँच गए थे, तो केप ऑफ गुड होप के पास से जब भारत के लिए जब प्रस्थान किए इन्होंने, तो भारत के एक तट पे पहुँचे, कालीकट पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कालीकट तक पहुँचने के लिए वास्को डी गामा को एक गुजरात के व्यापारी थे, उन्होंने रास्ता दिखाया, जिसका नाम है अब्दुल मलिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अब्दुल मलिक ने कालीकट पे पहुँचने के लिए रास्ता दिखाए थे वास्को डी गामा को, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत में यूरोप वासियों का आगमन क्यों हुआ। तो इसका 2 कारण है। पहला तो कारण ये है कि कुस्तुनतुनिया पर 15वीं सदी में तुर्कों का अधिकार हो गया था, ठीक है, जिससे यहाँ का रास्ता जो है मार्ग ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। और दूसरा कारण तो ये है कि उस समय के यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के दौर चल रहा था, जिसमें नए नए आविष्कार हुआ, और यह आविष्कार भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो कभी भी यूरोप के कंपनी तथा भारत से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो इंट्रो में यहाँ पे ये लाइन लिख दीजिएगा कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार एवं यूरोप में पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की तरफ यूरोप वासियों का आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है, और पुर्तगालियों के आगमन का उद्देश्य। तो कालीकट से नीचे कोचीन, जहाँ पे पहला फैक्ट्री स्थापित किया और पहला फोर्ट यानी किला बनाया, ठीक है। और कालीकट से जस्ट ऊपर चलिएगा तो यहाँ पे है कन्नानूर, ठीक है। कोचीन में पहला फैक्ट्री और कन्नानूर में दूसरा फैक्ट्री सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन का उद्देश्य। उद्देश्य में था पहला व्यापार करना,
ठीक है। और व्यापार में था कि समुद्र पर नियंत्रण करना, बस समुद्र पर नियंत्रण। और दूसरा उद्देश्य था क्या? ईसाई धर्म की प्रचार, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार, और समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। तो इसमें था क्या कि जो भारत है, तो इसमें था कि जहाँ जहाँ तटीय प्रदेश, तटीय क्षेत्र है, वहाँ समुद्र के किनारे किनारे वहाँ पे कब्जा करना, ठीक है, पूर्ण रूप से, ताकि यहाँ पे हो जाएगी तो बाकी इधर भी जितना भी देश है सब इनके नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी में देखेंगे कि इसमें तटीय प्रदेश पर कंट्रोल करना था, तटीय प्रदेश पर कंट्रोल यानी नियंत्रण, ठीक है। तो तटीय प्रदेश पर कंट्रोल स्थापित करना था, ठीक है, पुर्तगालियों का। इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी बनाए थे, ठीक है। मैं ब्लू वाटर जो पॉलिसी लॉन्च किए थे उसमें था कि बाहर का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उन पर हम अपना कब्जा कर लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक अंदर वाला अपना कब्जा में आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम में क्या था कि अगर आपको समुद्र में व्यापार करना है तो सबसे पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट का मतलब यहाँ पे है क्या कि एक तरह से अनुमति बोल सकते हैं, परमिशन। तो परमिट का यहाँ पे अनुमति यानी कि परमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा अल्मेड़ा। अल्मेड़ा तो एक नंबर में जो यहाँ पे शासक के नाम बता रहे हैं, तो यहाँ पे अल्मेड़ा, जो अल्मेड़ा थे, अल्मेड़ा ने क्या किए कि अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया और गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किए थे। कौन? तो ये अल्मेड़ा। तो अल्मेड़ा एक याद रखिएगा। और यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी बता दिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि समुद्र पर जो तटीय प्रदेश है उन पर नियंत्रण करना था ब्लू वाटर पॉलिसी में, और तटीय प्रदेश पे वाटर पे जो कंट्रोल करना था वो कहाँ पे? तो बाहरी वाटर पे, अंदर वाला पे नहीं। अगर इनका सोच ये था कि अगर हम बाहर कर लेते हैं तो अंदर ऑटोमेटिक अपना कब्जा में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़िए, इधर अफ्रीका, ठीक है। तो इनका ये था कि जो यहाँ पे है बाब एल मंदेब, बाब एल मंदेब, ठीक है, बाब एल मंदेब। और यहाँ पे है हॉर्मुज जलडमरू। तो यहाँ पे हॉर्मुज जलडमरू है और यहाँ पे बाब एल मंदेब, ठीक है। तो पुर्तगालियों का जो कहना था कि ये जो हॉर्मुज जलडमरू और बाबल एल मंदेब से लेकर के मलक्का तक, तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे है, मान लीजिए मलक्का, ठीक है, मलक्का, यानी यहाँ से लेकर के मलक्का तक नियंत्रण स्थापित करना था इनका, ठीक है। पुर्तगालियों का नियंत्रण में हो, ये चाहते थे वो, ठीक है। क्योंकि जो मलक्का है यहीं से मलक्का से चीन में ज़्यादा चीन में व्यापार होती है तेल वगैरह की, ठीक है। तेल सप्लाई होता है यहाँ से चीन में, ठीक है। मलक्का से ही चीन व्यापार वगैरह होती थी और इससे तेल की सप्लाई वगैरह। तो ये हो गया हॉर्मुज, यहाँ पे हॉर्मुज जलडमरू, यहाँ पे बाब एल मंदेब, ये दोनों से यहाँ से लेकर के मलक्का तक का नियंत्रण स्थापित करना था पुर्तगालियों का, ठीक है। यहाँ पर एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित की है, ठीक है। पुर्तगालियों का ये सोच था कि हॉर्मुज और बाबल ए मंदेब जलसंधि से लेकर के मलक्का तक का एक पूरा रास्ता नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो यानी कि जो उनका उद्देश्य था कि हॉर्मुज और बाबल ए मंदेब जलसंधि जो है वहाँ से लेकर के मलक्का तक का पूरा रास्ता नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित किया, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो शासक है अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे अल्मेड़ा क्या किए थे? ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किए थे, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करने वाले कौन थे? अल्मेड़ा। अब यहाँ पे बी में है दूसरा शासक, वो है अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा
अल्बुकर्क वाइसराय बनकर आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि पुर्तगालियों ने होर्मुज और मलक्का जल संधि, ठीक है, होर्मुज और मलक्का जल संधि दोनों को अल्बुकर्क ने जीत लिया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कि जो होर्मुज और मलक्का जल संधि है दोनों को अल्बुकर्क ने जीत लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आज होर्मुज और बाब एल मंदेब प्लस में मलक्का आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा होर्मुज स्ट्रेट और बाब एल मंदेब और मलक्का आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। ये जो एस दादो द इंडिया है, एस दादो द इंडिया का जो संबंध है पुर्तगालियों से संबंध है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी कथन में आ जाए कि एस दादो द इंडिया का संबंध किससे है, तो पुर्तगालियों से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और ये तो बता दिए कि यहाँ पे वास्को डी गामा यहाँ पे कालीकट पे आए थे और कालीकट के नीचे कोचीन था। कोचीन में पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे कौन? पुर्तगालियों ने। तो याद रखिएगा कि कोचीन में पहला फैक्ट्री और पहला फोर्ट दोनों स्थापित किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री बने, पुर्तगालियों ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाए कोचीन में, कालीकट के जो नीचे यहाँ पे कोचीन है यहाँ पे पहला फैक्ट्री बनाए और पहला किला यानी कि पहला फोर्ट भी बनाया अल्बुकर्क ने बनाया था, ये पहला यहीं पे कोचीन में ही। तो याद रखिएगा कि कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किए पुर्तगालियों ने और यहीं पे कोचीन में ही पहला फोर्ट बनाए अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अल्बुकर्क के बारे में गोवा को देखते हैं, तो गोवा पर नींव स्थापित किए अल्बुकर्क ने, ठीक है, याद रखिएगा। और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए सामाजिक तौर पे, सैन्य स्तर पे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि जो गोवा है, तो गोवा को अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो आदिल शाह है उनसे छीना था। कौन? अल्बुकर्क ने। अब यहाँ देखिए जो ये गोवा है, तो यहाँ पे गोवा के बारे में याद रखिएगा कि गोवा का वास्तविक संस्थापक, तो गोवा का वास्तविक संस्थापक के बारे में बता देना चाहते हैं तो याद रखिएगा अल्बुकर्क हैं, ठीक है। तो अगर गोवा के वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे बताइएगा कि अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। फिर उसके बाद ये जो गोवा को कैपिटल के रूप में नीनू डी कुन्हा ने बनाया था, ठीक है। तो याद नीनू डी कुन्हा में थोड़ा सा याद रखिएगा कि बीजापुर के आदिल शाह से छीना था अल्बुकर्क ने। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो गोवा के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? तो अल्बुकर्क, ठीक है। और गोवा को कैपिटल के रूप में नीनू डी कुन्हा ने बनाया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। फिर इसके बाद यहाँ पे है बहादुर शाह, ठीक है। अब यहाँ पे बहादुर शाह के बारे में देखिए, बहादुर शाह जो हैं कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बहादुर शाह जो हैं दमन एवं दीप पुर्तगालियों को सौंपा, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात के यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे है दमन एवं दीप, ठीक है, यहीं पे तो यहाँ पे जो दमन एवं दीप है, तो दमन एवं दीप को बहादुर शाह पुर्तगालियों को सौंप दिया, ये, ठीक है। और इसके पुर्तगालियों ने क्या किए थे कि बहादुर शाह को जहाज से धोखे से फेंक दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला थोड़ा सा। उसके बाद अब यहाँ पे एक और है, वो देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे थोड़ा सा पहले भारत बना लेते, ये भारत है, ठीक है। और भारत में यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे इधर तटीय प्रदेश में तो यहाँ पे कब्जा कर लिए, ठीक है, स्थापित कर दिए, फैक्ट्री बना लिए, ठीक है। अब वहाँ पे अब यहाँ देखिए बंगाल, ठीक है। बंगाल में कंट्रोल स्थापित करने का ट्राई किया, यानी कोशिश किया बंगाल में। इधर स्थापित हो गया कालीकट, कोचीन, यहाँ कन्नानूर, इस सब में फैक्ट्री जब स्थापित कर लिए तो उसके बाद प्रयास किए क्या कि बंगाल में कंट्रोल स्थापित करे अपना, ठीक है। बंगाल में कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित, ठीक है। तो बंगाल में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास की, ठीक है। और यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे अड्डा बनाया बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे बंगाल में कुछ नाम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे है चटगांव है, इसे कि जो चटगांव है इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि जो पुर्तगालियों क्या किए कि बंगाल में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए और बंगाल में यहाँ पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा चटगांव,
ठीक है। और चटगांव को हम क्या बोलते हैं, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है, यानी इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोला जाता है, यानी बोलते थे। उसके बाद चटगांव के बाद एक और नाम याद रखिएगा यहाँ पे, सतगांव, सतगांव, ठीक है। तो ये सतगांव भी इम्पोर्टेंट है। चटगांव के जस्ट नीचे यहाँ पे सतगांव, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे, हुगली, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, ये तीनों जगह क्या किए, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित। यानी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया ये तीनों जगह, कहाँ कहाँ, चटगांव, सतगांव, हुगली, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट और है वो बताते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देखिए, बम्बई, बम्बई एक था, बेसिन सालसेट के क्षेत्र, बेसिन सालसेट के क्षेत्र। उसके बाद एक है सेंट थोमा, ठीक है। तो ये जो तीनों है, ये नाम याद रखिएगा, बम्बई, बेसिन सालसेट के क्षेत्र और सेंट थोमा। यहाँ भी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, बम्बई, बेसिन के सालसेट, बेसिन के सालसेट, सालसेट के क्षेत्र, यहाँ पे लिख दीजिए के क्षेत्र, के क्षेत्र, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव और हुगली, हुगली यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की है पुर्तगालियों ने, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बम्बई, बेसिन, सालसेट के क्षेत्र और एक सेंट थोमा, यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चटगांव को क्या बोलते हैं, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है। उसके बाद सतगांव, उसके बाद यहाँ पे हुगली। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, उसके बाद बम्बई, बेसिन के सालसेट क्षेत्र, सेंट थोमा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पुर्तगालियों ने अपना स्थापित किए, ओके। तो याद रखिएगा ये तीनों। तो कौन कौन हो गया, चटगांव, सतगांव, हुगली, बम्बई, बेसिन के सालसेट क्षेत्र और सेंट थोमा। तो यहाँ यहाँ कंपनी ने सॉरी पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट देखिए, बताते हैं कि 1536, हाँ 1536 में बंगाल के शासक, बंगाल के शासक 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह, के जो महमूद शाह हैं, महमूद शाह, तो 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया, ठीक है। ने चटगांव, पहला चटगांव, दूसरा सतगांव, चटगांव और सतगांव ये दोनों जगह फैक्ट्री खोलने का अनुमति दिया, फैक्ट्री खोलने का अनुमति, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट याद रखिएगा, VVI है। ये 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह, ठीक है, 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये जो फैक्ट्री खोलने का जो अनुमति दिए चटगांव और सतगांव में, ये कौन दिए थे, तो महमूद शाह, महमूद शाह कब दिए थे, तो 1536 में अनुमति दिए थे फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद एक है गुड्स इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि वस्तुओं का निर्यात और आयात, यानी भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होते थे और इंपोर्ट क्या क्या होते थे वो सब, ठीक है। तो देखिए भारत से एक्सपोर्ट पुर्तगाल, तो पहला मालाबार और कोंकण के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा महत्वपूर्ण है, काली मिर्च। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़,
चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात होता था मालाबार से। अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ठीक है। मालाबार से। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तर पश्चिम भारत से ड्राफ्ट, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट यानी कि कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा, चिंटस इत्यादि भी निर्यात करते थे, अर्थात पुर्तगाल ले जाते थे। यानी कि यहाँ भारत से पुर्तगाल ले जाते थे। तो क्या क्या, पहला तो काली मिर्च, यहाँ पे देखिए जो मालाबार और कोंकण के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च निर्यात होता था, ठीक है। तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील और यहाँ पे ड्राफ्ट है, जैसे और एक चिंटस, ठीक है। तो ये सब पुर्तगाल ले जाया जाता था, यानी भारत से। यहाँ पे देखिए पुर्तगाल हेडिंग में है, और यहाँ पे निर्यात डाल दिए और यहाँ पे आयात, यानी कि भारत से क्या क्या निर्यात होता था और भारत में क्या क्या आयात होती थी, ठीक है, यानी पुर्तगाल से। तो देखिए पहले निर्यात देखते हैं कि जो भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होती थी, यानी कि निर्यात। तो भारत से क्या क्या निर्यात होता था वो देखिए, पहला सूची बना दिए हैं बॉक्स में, तालिका में। पहला है काली मिर्च, कोंकण तट से, मालाबार के कोंकण तट से। उसके बाद अदरक, दालचीनी, हरड़, हरड़, हल्दी, नील इत्यादि, ड्राफ्ट। उसके बाद चिंटस, जटामांसी, ये देखिए लौंग, कस्तूरी, लाख, ईटीसी इकट्ठा करते थे दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए इम्पोर्ट, सॉरी हाँ इम्पोर्ट, यानी भारत में क्या क्या इम्पोर्ट यानी कि आयात होती थी, ठीक है। तो भारत में होता था क्या, गुलाब जल, उसके बाद मूंग, उसके बाद तांबा, उसके बाद पारा, उसके बाद सिंदूर, ठीक है, आदि वस्तु भारत लाते थे पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड से। यानी पुर्तगाल और जर्मनी, इंग्लैंड से गुलाब जल, मूंग, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि लाते थे, ठीक है। लेकिन भारत से क्या क्या भेजते थे, तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ड्राफ्ट, चिंटस, इस तरह से ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पुर्तगाल का देन भारत में, यानी पुर्तगाल का देन भारत में क्या है, भारत को पुर्तगाल ने क्या दिया। तो पुर्तगाल का देन देखिए यहाँ पे, तो तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च, प्रिंटिंग मशीन जो होती ना वो प्रिंटिंग मशीन, उसके बाद यांत्रिक घड़ी, उसके बाद गोथिक स्थापत्य, ठीक है। तो यह सब पुर्तगाल से, ये सब पुर्तगालियों का देन है। ये जो जितना भी देखें यहाँ पे तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस और यांत्रिक घड़ी, तो ये सब जो है पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। तो अब हम देख लिए निर्यात, आयात और पुर्तगालियों का देन यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखे थे कि इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। यानी सामान ले जाने और लाने और ले जाने से भी लाभ कमाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, एक है कि पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। जैसे में चाउल 1531 में, दीव 1531 में, सालसेट और बेसिन के क्षेत्र जो है 1534 में, ट्रेंगानोर 1536 में तथा मंगलोर, होनावर, उसके बाद भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, तो पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। ये जो पुर्तगालियों थे पूर्वी तट से सीधा संपर्क स्थापित किए थे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल, ठीक है। स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट, जैसे कि कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, जैसे में एग्जाम्पल कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किए, जैसे में कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, ठीक है। उसके बाद देखिए नागपट्टम और सैनथोम तमिलनाडु में, ठीक है, नागपट्टम और सैनथोम। अब उसके बाद हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में हम बताए भी थे कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था। तो पहला मेज, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम,
अनानास, पपीता, अमरूद, सपोडिला, कसाओ, कस्टर्ड, एप्पल। ठीक है, तो ये सब फल है जो 16वीं 17वीं में शताब्दी में भारत में लाए गए थे फल। ठीक है, और इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कुछ हाल ही में 2023 या 24 में आया था। ठीक है, क्योंकि उसमें था कि कौन कौन सा फल भारत लाया गया था 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक देखिए, उसके बाद आगे देखिए। हालांकि एक पॉइंट आओ यहाँ पे देखिए, कोल्लम, कोल्लम शहर, एक कोल्लम शहर है। ठीक है, इसे क्विलेन क्विलेन कहते हैं, क्विलोन, यानी जो कोल्लम शहर है इसे क्विलोन कहते हैं, और ये कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, और तो इसमें पुर्तगालियों ने कोचिन, कन्नानूर, यानी जो कोल्लम शहर है ये, तो कोल्लम शहर में कोचिन, कन्नानूर और कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि कालीकट को इसका नुकसान हुआ। तो ये याद रखिएगा, कोल्लम शहर, कोल्लम शहर कहाँ है, तो ये केरल में है, और इसे कोल्लम शहर को क्विलोन भी कहते हैं। ठीक है, कोल्लम शहर को क्विलेन कहते हैं, और पुर्तगाल ने कोचिन, कन्नानूर, कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि कालीकट को इसका नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम पुर्तगालियों का जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं डच को। ठीक है, तो डच, ये जो डच हैं, तो डच के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से आया था। कौन, तो डच। तो डच कहाँ से आए थे, हॉलैंड और नीदरलैंड से। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इनका काम था, डच का काम या फिर टारगेट, जो डच का जो टारगेट या फिर काम बोल सकते हैं, तो डच का काम या फिर टारगेट था कि पुर्तगालियों को हटाकर मसालों के एकाधिकार करना। यानी कि डच का क्या काम था कि पुर्तगालियों को हटा करके मसालों का जो व्यापार था, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किनका उद्देश्य था, किनका टारगेट था, तो डच का टारगेट था। ठीक है, तो डच के उद्देश्य में याद रखेगा कि डच का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि इसका टारगेट था डच का कि पुर्तगालियों को हटा कर के मसालों के जो व्यापार है, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किसका काम उद्देश्य था ये, डच का। तो डच के बारे में याद रखेगा, और मसालों के व्यापार पर सबसे पहले पुर्तगाल का अधिकार था। ठीक है, और डच क्या किए, डच अपना भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को टारगेट बनाया। तो पूर्वी तट में याद रखें आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक है मसूलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में एक मसूलीपट्टनम यहाँ पे याद रखेगा कि मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच ने। ठीक है, यानी पहला फैक्ट्री, तो पहला फैक्ट्री डच ने कहाँ खोला, तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, मसूलीपट्टनम के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पुलिकट है, और पुलिकट के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे है करिकाल। ठीक है, पुडुचेरी में, याद रखेगा। तो करिकाल पुडुचेरी में है, और करिकाल के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो नागपट्टनम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, करिकाल से नीचे आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी। ठीक है, और मछलीपट्टनम है, तो मछलीपट्टनम से ऊपर आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बिमलीपट्टनम। ठीक है, तो मछलीपट्टनम से ऊपर थोड़ा सा आइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी। ठीक है, और बिमलीपट्टनम के जस्ट ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बालासोर, जो उड़ीसा में है। ठीक है, तो मैं आंध्र प्रदेश से चालू कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम से चालू कीजिएगा। डच में मछलीपट्टनम में डच अपना पहला कारखाना यानी फैक्ट्री बनाया था, जो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम था। ठीक है, तो यहीं पे अपना जो डच थे वो अपना कारखाना बनाए थे, पहला फैक्ट्री। और डच के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल के नीचे नागपट्टनम। ठीक है, और मछलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी, और बिमलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे बालासोर उड़ीसा में मिलेगा, और बालासोर के ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगी पिपली चिनसुरा। तो पिपली चिनसुरा जो वेस्ट बंगाल में थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब पहले वाला में जो हम पहले बोल सकते थे बंगाल, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मछलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच, और मछलीपट्टनम के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल जो पुडुचेरी में है, और याद रखिएगा पुडुचेरी 3 राज्यों में है। ठीक है, और 4 जिला। और उसके बाद करिकाल के नीचे आइएगा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इन सभी से, यहाँ से इंडोनेशिया में इधर कपड़ा एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, और यहाँ पे इंडोनेशिया से, और याद रखिएगा यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले। तो इंडोनेशिया जो है, तो इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले, और इंडोनेशिया के यहाँ पर राजधानी जकार्ता बाटविया नाम रख दिया, जो जकार्ता है उसे बाटविया नाम रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा।
और ये इंडोनेशिया की राजधानी देख लीजिए जकार्ता, जिसे बाटविया नाम दी रखा गया। और इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते हैं, और इंडोनेशिया जो है मसाला द्वीप समूह। और यहाँ से मसाला ले जाया जाता था, देखिए मसाला जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मसाला ले जाता था यूरोप, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत के पूर्वी तट है यहाँ पे पुलिकाट, करिकाल, नागपट्टनम, ये सब जो था, तो यहाँ से वस्त्र यहाँ पे ले जाता था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो मसालों का जो द्वीप समूह कहा जाता था, तो यहाँ इंडोनेशिया से मसाला ले जाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत के जो पूर्वी तट है यहाँ से इंडोनेशिया में कपड़ा का एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट, और यहाँ से इंडोनेशिया से यूरोप ले जाता था मसाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मसाला जा रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, पूर्वी तट पे ही नहीं बल्कि अपितु ये जो पश्चिमी तट यहाँ पे, जो पहले पुर्तगालियों का वर्चस्व था, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था, जो अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे कि ये कालीकट के नीचे कोचीन में। तो यहाँ पे याद रखेगा कि पुर्तगालियों से जो डच थे कोचीन जीत लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा जो कोचीन था जहाँ पे पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे, और पहला फोर्ट वो अल्बुकर्क ने स्थापित किए थे, तो उन्हें यहाँ पुर्तगालियों से डच जीत लिया था, ठीक है, कोचीन को। तो यहाँ पे याद रखेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पे गुजरात में यहाँ सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया। ये जो सूरत है, तो यहाँ पे सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया था, और पटना भी डचों का अड्डा था। तो ये पटना और सूरत दोनों याद रखेगा कि दोनों के प्रारंभिक माल खाने था, यानी कि पटना और सूरत दोनों के माल खाना दोनों के माल खाने थे, ठीक है, डच के। यहाँ पे माल रखा जाता था, इसीलिए यहाँ पे पटना और सूरत की प्रारंभिक माल खाना थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा। और पटना में भी डचों का अड्डा था, और यहाँ पे सूरत में भी डचों का अपना मुख्य अड्डा बना लिया था अपना। उसके बाद आगे देखिए, डच लोग वस्त्र, नील का, अफीम का, सोरा का, साल्टपीटर, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा इत्यादि का व्यापार करते थे, भारत से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके पुडुचेरी के बारे में हम बता रहे थे कि जो पुडुचेरी 4 जिला है पुडुचेरी में, और यहाँ पे 3 राज्य में है, ठीक है। तो 3 राज्य और 4 जिला है, तो यहाँ पे पुडुचेरी में तो 4 जिला के बात करें तो यहाँ पे पुडुचेरी, करिकाल, माहे और यनम, ठीक है। और राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो भारत में डच फैक्ट्रियों की जो स्थापना है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम बता रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में डचों के लिए एक बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने केवल पुलिकट के अंदर फोर्ट किला बनवाया, ठीक है। तो पुलिकट के अंदर ही फोर्ट किला बनवाए थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो गेल्ड्रिया के दुर्ग, ठीक है, यानी कि फोर्ट। तो पुलिकट के अंदर के अलावा बाकी उनकी बस्ती में कहीं कोई फोर्ट नहीं था डच का। अब आगे देखिए यहाँ पे, और गोलकुंडा के बारे में हम बता दिए कि गोलकुंडा के सुल्तान और जो नायक थे वहाँ के, तो उन्होंने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने के लिए छूट दी थी, ठीक है। कौन? तो गोलकुंडा के सुल्तान और नायक, तो मुख्य रूप से कहाँ के, तो जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायक, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के नायक डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी थी, ठीक है। चलिए डच के बाद हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नारा दिया था, उस नारा को याद रखिएगा कि भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। इसका मतलब ये था कि हम भूभाग पे कब्जा नहीं व्यापार करने आए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कभी भी मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे इस नारा को यहाँ पे कोट करना है, यानी कि लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में भूभाग के संदर्भ में नहीं आई थी, यह व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, वो जो नारा था ना, यहाँ पे हम लिख दिए कि भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए 4 लोग आए थे। तो डच ने व्यापार के लिए 4 लोगों को मुगल दरबार में भेजा था व्यापार के प्रस्ताव या फिर अनुमति लेने के लिए। वो 4 लोग कौन कौन थे? तो 4 लोग व्यापार करने के लिए जो आए थे वो कौन कौन थे? तो FMHT का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, F का मतलब रॉल्फ फिंच, M का मतलब मिल्टन हॉल, H का मतलब हॉकिंस, T का मतलब सर टॉमस रो,
ठीक है, याद रखिएगा। देखिए रॉल्फ फिंच और मिल्टन हॉल जो है ये दोनों अकबर के पास आया था व्यापार के अनुमति के लिए, लेकिन अनुमति नहीं मिला और उन्होंने इसे इन दोनों को वापस जाने के लिए बोला गया कि वापस जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मिल्टन हॉल है ना ये स्थल मार्ग से आया था और बाकी के जो 3 हैं फिंच, हॉकिंस और टॉमस, ये तीनों समुद्र मार्ग से आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो रॉल्फ फिंच और मिल्टन हॉल तो अकबर के पास गया था, ठीक है, लेकिन जो हॉकिंस और टॉमस है ये दोनों जहांगीर के पास गया था, ठीक है। तो ये दोनों जहांगीर के पास आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को कहा कि आप सूरत में फैक्ट्री खोल लो, ठीक है, लेकिन लोकल व्यापारी ने विरोध किया तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया प्रस्ताव को। याद रखिएगा कि हॉकिंस और टॉमस रो जो है जहांगीर के पास गया था व्यापार के अनुमति के लिए, तो जहांगीर ने तो अनुमति कुछ हद तक दे दिए थे। जहांगीर ने बोला हॉकिंस को कहा कि आप सूरत में फैक्ट्री खोल लो, लेकिन वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया और जब विरोध करने के दरमियान क्या हुआ कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रस्ताव को भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रस्ताव खारिज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो टॉमस रो है ना, तो टॉमस रो को जहांगीर ने अजमेर में मुलाकात के बाद व्यापार की अनुमति दे दी है सूरत में, ठीक है, कि आप सूरत में फैक्ट्री खोल लो, ठीक है, याद रखिएगा। और हॉकिंस के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा। ये जो हॉकिंस है ना इसको मुगल दरबार में पहली बार आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये भारत है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टारगेट था ना ये गुजरात था, ठीक है, सूरत, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो उसका बना बनाया एक भूमिका होना चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए अगर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किन कारणों से विजयी रही, ठीक है, यानी किन कारणों से वो सफल हुई, तो कुछ कारण है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो आंसर में भूमिका में लिखेंगे उनकी कूटनीति, ठीक है, याद रखिएगा, उनकी जो कूटनीति है उनकी कूटनीति के कारण। तो याद रखिएगा कि भूमिका में क्या लिखेंगे कि उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि हमें भूभाग नहीं व्यापार चाहिए, इसी के लिए उन्होंने FMHT को भेजा, लेकिन उनकी सोच साफ स्पष्ट था कि हम भूभाग को बाद में कब्जा कर लेंगे, पहले व्यापार पर पकड़ बना लें, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र की, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये भारत है, ओके, तो भारत में सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, मछलीपट्टनम, यहाँ पे लिख देते हैं मछली, और मछलीपट्टनम में भी यहाँ पे भी अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोली, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पूरा क्षेत्र है यहाँ ये वाला क्षेत्र, पूरा क्षेत्र जो है ये याद रखिएगा कि जो पूरा क्षेत्र है ना ये गोलकुंडा है, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान ने डचों को व्यापार में शुल्क में छूट दिया, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके बदले में गोलकुंडा को अंग्रेजों ने गोल्डन फरमान दिया, ठीक है, याद रखिए, यानी कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को व्यापार करने में शुल्क में छूट दे दिया, ठीक है। और उसके बदले में अंग्रेज ने क्या किया कि गोलकुंडा को गोल्डन फरमान दिया, ओके, याद रखिएगा। तो जी से गोलकुंडा और जी से गोल्डन फरमान, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पे जी से गोलकुंडा और यहाँ से जी से गोल्डन फरमान, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ है मद्रास, ठीक है, ये पूरा ये क्षेत्र मद्रास का है। तो मद्रास में क्या है कि चंद्रगिरी के राजा यहाँ पर राज करते थे, और एक चंद्रगिरी के जो राजा थे कौन थे, तो विजयनगर के उत्तराधिकारी था, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इसका मेन टारगेट था गुजरात, ठीक है, यहाँ पे गुजरात है क्योंकि यहाँ पे संघर्ष की स्थिति कम थी, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले गुजरात को अपना टारगेट बनाया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 4 लोग को भेजे थे, याद रखिए, व्यापार करने के लिए 4 लोग को, FMHT, यही 4 लोग को व्यापार करने के लिए भेजा था। 4 लोग सूरत के लिए मुगल दरबार में गया था। ये चारों सूरत के लिए
मुगल दरबार में गया था। एफ, यहाँ पे एफ का मतलब हो जाएगा रॉल्फ फिंच, और एम का मतलब हो जाएगा मिल्टन हॉल, और एच का मतलब हो जाएगा हॉकिंस, और टी का मतलब यहाँ पे थॉमस रो। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात तो यहाँ देख लिए। गुजरात में यहाँ पे जो सूरत है, सूरत में ये जो FMHT में ये जो थॉमस रो थे सफल हुआ था, इसको अनुमति मिल गई थी। सूरत में पहली फैक्ट्री, तो सूरत में ये पहली फैक्ट्री यहाँ पे खोल दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ये बीजापुर है यहाँ पे, याद रखिएगा। ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे मद्रास था पहले। तो यहाँ पे चंद्रगिरी के राजा यहाँ पे राज करते थे, और ये जो चंद्रगिरी के राजा थे कौन थे, तो विजयनगर के उत्तराधिकारी था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मछलीपट्टनम है। ठीक है, तो मछलीपट्टनम में भी अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोला। ठीक है, और मछलीपट्टनम में पहले से तो वो डच लोग तो खोल भी किए थे, और यहाँ पे अंग्रेजों ने भी यहाँ पे फैक्ट्री खोला। ठीक है, मछलीपट्टनम में। और जो मछलीपट्टनम है ये पूरा क्षेत्र कहलाता था गोलकुंडा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मछलीपट्टनम का जो पूरा क्षेत्र है ये गोलकुंडा कहलाता था। और ये जो गोलकुंडा के जो सुल्तान थे वो डचों को व्यापार करने के लिए शुल्क में छूट दे दिए थे। ठीक, उसके बदले में गोलकुंडा को अंग्रेजों ने गोल्डन फरमान दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जी से गोलकुंडा और जी से गोल्डन फरमान। ठीक है, याद रखिएगा कि जी से गोलकुंडा और जी से गोल्डन फरमान, जी से गोलकुंडा और जी से गोल्डन फरमान। और इसी को याद रखिएगा मसूलीपट्टनम की संधि भी कहते हैं, कि जी से गोलकुंडा और जी से गोल्डन फरमान, यानी कि व्यापार में शुल्क के छूट देने के कारण यहाँ पे गोल्डन फरमान दिया था अंग्रेजों ने गोलकुंडा को। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को मसूलीपट्टनम की संधि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। असर ये हुआ कि गोलकुंडा के सभी पोर्ट्स पर व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मद्रास है, मद्रास, तो ये मद्रास में थोड़ा सा याद रखिएगा, मद्रास में पहली फोर्ट यानी कि किला, पहली किला, और पहला यहाँ पे बना था क्या, प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी कि पहला फोर्ट और पहला प्रेसिडेंसी। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जो मद्रास है ना, तो मद्रास में ही पहला फोर्ट बना था, और पहले ही प्रेसिडेंसी भी बनी थी मद्रास में ही। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो मद्रास है ना, तो मद्रास का संस्थापक, कि जो मद्रास है तो मद्रास के यहाँ पे संस्थापक का नाम याद रखिएगा, मद्रास का संस्थापक, तो मद्रास के संस्थापक का नाम है फ्रांसिस डे। कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे, यानी कि ब्रिटिश थे। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला फोर्ट और पहला प्रेसिडेंसी है, इसको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए चंद्रगिरी के राजा अनुमति दिए थे। चंद्रगिरी के राजा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चंद्रगिरी के राजा अनुमति दिया। ठीक है, तो चंद्रगिरी के राजा यहाँ पे अनुमति दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल है, तो ये बंगाल जो है ना, पहले का पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा, ये चारों को मिलाकर के एक बंगाल था। ठीक है, याद रखिएगा। और बंगाल की सबसे पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कासिम बाजार। ठीक है, ये याद रखिएगा मछलीपट्टनम वाला, कि जी बराबर जी, यानी कि गोलकुंडा गोल्डन फरमान। ठीक है, ऐसे रिवीजन करने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मद्रास, तो मद्रास में पहला फोर्ट और पहला प्रेसिडेंसी, चंद्रगिरी के राजा अनुमति दिया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो पहले का जो बंगाल था, आर्थिक रूप से संपन्न था, राजनीतिक रूप से सुरक्षित था, समुद्री तट पर होने का फायदा मिल रहा था इसको। ठीक है, कलकत्ता इनका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बन गया। ठीक है, विलियम फोर्ट कोलकाता में बनाया गया, और कोलकाता के संस्थापक जो है, तो कोलकाता के संस्थापक का नाम है जॉब चॉर्नक। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे गुजरात में सूरत में पहली फैक्ट्री खोला था। ठीक है, तो बम्बई में क्या था कि अंग्रेजों की टकसाल थी। ठीक है, बम्बई में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे PYQ है BBI कि 1623 तक सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखसियर का फरमान यानी कि दस्तक जारी करना। ठीक है, 1717 मुगल सत्ता के लिए आर्थिक संप्रभुता को सीधी चोटी थी, वो था 1717 का फरमान था। ठीक है, याद रखिएगा। यह सबसे बड़ी घटना है जिसने अंग्रेजों को अधिक शक्तिशाली बना दिया।
1717 का जो फरमान है, ये 1717 का जो फरमान वाली घटना है, ये सबसे बड़ी घटना है जिसने अंग्रेजों को अधिक शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें फारूक सियार ने कहा कि आपके ऊपर कोई भी सीमा शुल्क नहीं देगा। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं देगा। ठीक है, बम्बई में टकसाल थी, टकसाल यानी कि सिक्का। 1717 के 40 साल बाद यानी कि 1757 में, ठीक है, पलासी का युद्ध हुआ। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे और हम लोग इस 1757 के पलासी का युद्ध, 1764 के बक्सर का युद्ध, 1765 के इलाहाबाद की संधि, ये सबको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में विस्तार से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसका क्लास अच्छे से लाएंगे। अभी फिलहाल डायग्राम के थ्रू, फैक्ट के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VVI क्रम याद रखना है। ठीक है, तो जो क्रम है ना भी याद रखना है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। मुगल बादशाह का फरमान 1717, फिर 40 साल के बाद पलासी का युद्ध 1757, फिर उसके बाद बेदरा का युद्ध। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध, इसमें डच को हरा दिया था। याद रखिएगा कि इसमें डच को हरा दिया था, किसने? अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद बांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो बांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों को हरा दिया था। तो बेदरा के युद्ध में डच को हराया, बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया। किसने हराया था? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कीजिए। पुर्तगालियों पढ़े थे पहले, पुर्तगालियों के भारत आने का उद्देश्य पढ़े थे हम लोग। फिर पुर्तगालियों के बाद हम लोग पढ़े डच। ठीक है, डच के बाद अब हम लोग पढ़ लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में कंपनी। ठीक है, यानी कि फ्रांस की कंपनी। फिर फ्रांस की कंपनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेनिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग हमारा ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रांस की कंपनी। ठीक है, तो जो फ्रांस की कंपनी है ना, ये सरकारी कंपनी थी, इसलिए अंग्रेजों से हार गई थी। तो याद रखिएगा, यह भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित किया था फ्रांस की कंपनी। ठीक है, उसके बाद यह भी दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने अपना मुख्यालय पुडुचेरी को बनाया था। ठीक है, और फोर्ट लुई था ना, वो स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में एक फेमस बस्ती थी चंद्रनगर। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया था। याद रखिएगा, ये जो चंद्रनगर है ना, फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद एक फेमस फ्रांसीसी थी डुप्ले। ठीक है, ये सेनापति था डुप्ले। याद रखिएगा कि जो फेमस फ्रांसीसी था वो डुप्ले था और ये सेनापति था। ठीक है, याद रखिएगा। डुप्ले ने उपनिवेशवाद की सोच को स्थापित किया। सबसे पहले इसने पहली बार यूरोप के सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया। ठीक है, कहाँ के सेना को? तो यूरोप के सेना को। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि फिर देखिए, इसी डुप्ले ने सोचा था कि क्यों नहीं हम मुगल साम्राज्य के खंडरों पर यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना करते हैं। यानी डुप्ले के सोच के बदौलत लड़ाई यानी कि युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जैसे कि कर्नाटक के 3 युद्ध। ठीक है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे विस्तार से। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों की यह सोच थी कि पहले बंगाल को जीता जाए। ठीक है, फिर अंग्रेजों की यह सोच थी कि सबसे पहले डचों को हराया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांसीसियों को हराया। फिर अंतिम रूप से बंगाल को अपने अधीन करने के लिए बक्सर का युद्ध लड़ लिया और इलाहाबाद की संधि कर ली। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे एक है लास्ट है डेनिस। ठीक है, तो डेनिस की कंपनी है। ठीक है, तो डेनिस की कंपनी कि डेनमार्क से आया था। ठीक है, डेनिस की जो कंपनी थी तो डेनमार्क से आए थे और यहाँ के लोग जो थे वो डेनिस कहलाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। डेनिस की केवल एक ही सोच था कि ईसाई मिशनरी को अधिक तवज्जो देना, यानी कि बढ़ावा देना, और व्यापार को कम। ठीक है, इससे ईसाई धर्म का प्रचार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो याद रखिएगा कि जैसे कि भारत है। ठीक है, भारत में यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, तो पहले बंगाल था, बंगाल में यहाँ पे एक श्रीरामपुर तराई था। तो श्रीरामपुर तराई को डेनिस की कंपनी ने संरक्षण प्रदान किया और यहाँ पे तीन ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले के लिए फेमस थे। 3 कौन कौन? तो विलियम केरे, विलियम वाल्ट और मार्स मेन। ठीक है, ये सब जो थे ईसाई मिशनरी थे, जिसे श्रीरामपुर तराई के नाम से भी जाना जाता है, जानते थे। तो याद रखिएगा कि जो विलियम केरे, विलियम वाल्ट और मार्स मेन, ये जो है ये तीनों ईसाई मिशनरी थे, जिसे श्रीरामपुर तराई के नाम से भी जानते थे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सब कंपनी को अब एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो कंपनी की सोच, तो पुर्तगालियों का पहला सोच था समुद्र पर नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच था कि भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। उसके बाद डेनिश का सोच था ईसाई मिशनरी को बढ़ावा देना, व्यापार को कम, ठीक है। उसके बाद डच का सोच था कि मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, पुर्तगालियों को हटा करके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच, तो फ्रेंच जो है सरकारी कंपनी थी, तो ये फ्रेंच एक तरह से सरकारी कंपनी थी, इसलिए अंग्रेजों से हार गई थी। देखिए, अदर कॉन्सेप्ट में एक याद रखेगा, इंटरलोपर्स, यानी तो इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लीगल ट्रेड से हटकर अनाधिकृत व्यापार करते थे, ठीक है, इलीगल व्यापार, ठीक है। यह कंपनी के कर्मचारी होते थे अक्सर, ठीक है। उस देखिए सोसाइटी फॉर ट्रेड, तो सोसाइटी फॉर ट्रेड में क्या था कि क्लाइव ने एक सोसाइटी बनाया था, उसमें कहा गया कि कंपनी के कर्मचारी तुम भ्रष्टाचार मत करो, तुम्हारे लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड पनाह देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ वस्तुओं पर व्यापार का एकाधिकार दे दिया, जैसे कि नमक, सुपारी, तंबाकू, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्लाइव के काल में हुआ था, देखिए क्लाइव के काल में हुआ था व्हाइट मेटनी, ठीक है, व्हाइट मेटनी। तो व्हाइट मेटनी में क्या है कि अंग्रेज सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह है जिसे दबा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाइट मेटनी याद रखिएगा कि सैनिक के द्वारा किया गया विद्रोह जिसे दबा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यूरोपियों का आगमन यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ हम पढ़ लिए। यूरोप के आगमन में पढ़े कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, 15वीं सदी का यूरोप कैसा था, वास्को डी गामा की एंट्री कैसे हुई, पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था भारत आने का। उसके बाद डच की पढ़ लिए कि डच के बारे में, फिर डच के बाद पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम लोग पढ़े फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बाद हम लोग पढ़े डेनिश कंपनी को, ठीक है, याद रखिएगा। और डेनिश डेनमार्क से आया था, ठीक है, और डच आया था हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से, ठीक है, याद रखिएगा। अब कल से नेक्स्ट क्लास में 18वीं सदी का भारत पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।